नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज है डेट आपकी 5 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। और 6 और 7 तारीख को दरअसल प्रयागराज में रहूंगा मैं और दिवाकर सर। तो जिनको आरओ आदि की तैयारी करनी है, मतलब जिनको जो लोग मेंस दे रहे हैं या जिनका पीसीएस प्री निकल गया, वो छात्र मिल सकते हैं। ग्रुप में जो है एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को आप लोग सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद जो है क्या करिएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों को मिलना है आरओ मेंस को लेकर के, ठीक है, या आपको लगता है कि पीसीएस में कुछ चीजें आपको रेडी करनी है, नहीं समझ में आ रहा है प्री प्लस मेंस कैसे क्या करें, कुछ करें, तो आप मीट कर सकते हैं हमसे। यानी कि 6 और 7 दिसंबर को प्रयागराज में रहेंगे। गूगल फॉर्म एक दिया गया होगा, उस पे ग्रुप में आप उसको आप जो है जुड़ करके आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आप डिटेल्स सेंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम आज दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन उसके पहले हमने कल प्रश्न पूछा था आपसे कि बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कि तारागिरी जो आपका ये है, ये किस स्थान पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया, आप लोग को इसके लिए बधाई और 5-5 रुपए डेयरी मिल्क आपको इनाम। चलिए आइए आज का पहला टॉपिक, 13वां भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दरअसल स्टार्ट हो गया है। आप जानते होंगे इसी 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो रूस के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो दरअसल भारत की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय यात्रा पर। ध्यान रखिएगा, रूस भारत की का जो संबंध है वो अपने आप में एक बहुत प्रगाढ़ संबंध है और इसी बात को लेकर के कई बार अमेरिका और भारत में जो है चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वो हथियार आदि जो है क्या करे, वो अमेरिका से ले, ज्यादा से ज्यादा रूस पर अपनी जो है जो डिपेंडेंसी है वो क्या करे, कम करे। हालांकि भारत भी इस पूरे जो अंतरराष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर अलग देशों ने रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं, और वैसे भी व्यापार किसी एक देश पर डिपेंड रहे, यह भी सही नहीं होता हमारे लिए। तो भारत हालांकि कोशिश कर रहा है कि जो है रूस पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए अलग देशों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाए। तो लेकिन हां, फिर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र कहे जाते हैं और वैसे भी भारत के बहुत मित्रवत संबंध रहे हैं रूस के साथ में, और इसका एक बड़ा फायदा निश्चित तौर पर इंडिया को मिलता रहता है। तो कई सारे मुद्दों पर डील पर चर्चा हो रही है अभी, चूंकि ये जो है टॉपिक मैंने आपको पहले बना के रख दिया था, तो अभी डिटेल्स आज मैंने इसमें नहीं डाली है। लेकिन हां, कल जो है रूस भारत में जो भी डील हुई होगी उस पर मैं आपसे कई सारे पॉइंट पर डिस्कस कर लूंगा आपसे, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। ओके, तो ये सारी बातें व्यापार, अर्थव्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा यानी कि इकोनॉमी, आपका हेल्थ सर्विसेज सेक्टर, आपका एजुकेशन, कल्चर, मीडिया, सभी क्षेत्रों पर अलग अलग समझौते हुए उन पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यह यात्रा दरअसल भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है अपने आप पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और रूस लंबे समय से भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ साझेदार रहा है और भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक क्या है, प्रमुख स्तंभ के रूप में है। तो ये यात्रा निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी हो जाएगी और इसी पर आपके सामने बन जाएगा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना है तुरंत ऑन स्पॉट। 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो ये सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया कि यह बैठक दरअसल कहां पर होगी। ऐसी सारी जो बैठकें होती है वो मोस्टली कहां होती हैं, देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली में। तो कई बार क्या होगा, अगर बाय द वे अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाय द वे ऐसा कोई प्रश्न आ गया और आपको नहीं पता है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में न्यू दिल्ली वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं शुल्क संशोधन विधेयक 2025 ये अभी हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया है। ये दरअसल क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1984 में संशोधन करता है, अमेंडमेंट करता है। कौन सा? ये जो आपका ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 है, ये दरअसल इस अधिनियम में क्या करता है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करता है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया गया है? आप जानते होंगे जो सिगरेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में खूब रहते हैं, और सिगरेट यानी कि तंबाकू से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में खूब रहते हैं अवेलेबल, और एक बड़े स्तर पर जो है कैंसर आदि जो है इससे होता है और बड़े स्तर पर मौतें जो है इससे होती हैं। सरकार ने क्या काम किया है, इस पर जो है सिन टैक्स भी बढ़ाया है। एक होता है ना सिन टैक्स,
जानते हैं sin टैक्स क्या होता है? sin टैक्स वो टैक्स होता है जो तंबाकू से या जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो प्रोडक्ट होते हैं, खासकर तंबाकू से रिलेटेड, उन पर क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है जिसे हम sin टैक्स बोलते हैं। तो अभी जीएसटी में जो सुधार हुआ था उसी के अंतर्गत कई सारी बातें कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी इसमें संशोधन किया गया है, यानी कि सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी और सेस यानी कि उपकर बढ़ाया जाएगा, बढ़ाना है इसका मुख्य उद्देश्य। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी और ये जो उपकर यानी कि सेस है, इस पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो जरा मुझे तुरंत बताओ कि ये उपकर क्या होता है। डेफिनेटली आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा होगा और आप तैयारी कर रहे हैं और आप कहेंगे सर मुझे उपकर नहीं पता है, तो अपने आप ही बड़ी चिंताजनक बात होगी। आप चाहे सर्च कीजिए, चाहे गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि ये एक्साइज ड्यूटी और ये उपकर यानी कि जो सेस होता है वो क्या होता है। तुरंत मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यह जो टैक्स है वो नया टैक्स नहीं बल्कि पहले से लागू उत्पाद शुल्क दरों का पुनर्समायोजन है, अपने आप पे कोई न्यू टैक्स नहीं लगाया गया है। अब क्या कारण है इसका संशोधन का? व्हाई द अमेंडमेंट? बिकॉज ऑफ जीएसटी लागू होने के बाद भी जो है तंबाकू पर क्षतिपूर्ति उपकर की दरें बनी रही हैं। उपकर की अवधि समाप्त होने के बाद भी कुल कर प्रभाव स्थिर रखने हेतु उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरकार का क्या बयान है? सरकार कहती है कि यह उपकर नहीं बल्कि उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी से पहले लागू था अपने आप में। ओके, और इससे क्या होगा, ये चीजें महंगी होंगी और लोग जो है क्या होंगे, कम खरीदेंगे इसको। लेकिन सरकार का ये जो दावा है मुझे लगता नहीं कि कम ये मजबूत है, कमजोर है अपने आप में दावा। बिकॉज आप जो तंबाकू आदि खाते हैं वो चाहे जितना महंगा हो जाए खाएंगे पिएंगे, है ना, उनको खाना पीना ही है। लेकिन फिर भी इसके लिए मुझे लगता है कि जन जागरूकता और ऐसे प्रोडक्ट पर आप डायरेक्टली या तो बैन कर दीजिए, मना कर दीजिए। लेकिन वही बात है ना कि पैसा खूब आता है अपने आप में, तो बैन करना ही अपने आप में ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, आप ये हाल ही में बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर धूम्रपान आदि पर निषेध लगा दिया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से पान गुटखा मसाला पर एकदम बैन कर दिया गया है। ऐसा कोई स्टेट अभी हाल ही में आया है क्या नजर में आपके? जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका उत्तर। ठीक, चलिए, कौन कौन से उत्पाद इससे प्रभावित हो जाएंगे इस नए अमेंडमेंट से? तो सिगरेट आपका, सिगार, हुक्का तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, और यह कदम तंबाकू उत्पादों को महंगा बना करके उपभोग रोकने के हेतु बनाया गया है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लोग कम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जो मेरी एनालिसिस अपने आप में, सरकार के अपने तर्क हैं जो ठीक है, लेकिन फिर भी लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। इसका समाधान एक ही है। पहला समाधान, परमानेंटली समाधान तो यह है कि आप ऐसे उत्पादों के लिए लोगों को जागरूक कीजिए और खाने के लिए ही मनाही कर दीजिए, एक बात। दूसरा कि आप ऐसे प्रोडक्ट को डायरेक्टली बैन ही कर दीजिए, लेकिन जो कि अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा क्या है, रिस्क है अपने आप में। चलिए, आर्थिक प्रभाव क्या होगा? राज्यों के राजस्व पर कोई असर फिलहाल नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका पैसा उनको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्यों को केंद्र की तरफ से मिलने वाली 42% राजस्व हिस्सेदारी यथावत जारी रहेगी। तंबाकू उद्योग में मांग कम लेकिन स्वास्थ्य लाभ अधिक होगा इससे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्व की अगर बात करें तो भारत में तंबाकू सेवन एक बड़ी समस्या है। लगभग 13.5 लाख मौतें वर्ष में कैंसर, हृदय, फेफड़ों की बीमारियों आज से होती हैं। विश्व की तंबाकू से होने वाली कुल मौतों का 17% जो है क्या है, भारत में है। तो कभी नशा आदि पर कोई ऐसे निबंध आदि आ जाए तो आप इन डेटा को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस की पर्सपेक्टिव से। तो आपने जो मेंस की कॉपी बनाई होगी उसमें आप इन पॉइंट्स को क्या करिए, नोट कर लीजिए। सरकार का उद्देश्य क्या है? युवाओं को तंबाकू से दूर रखना और कीमतें बढ़ा करके उपयोग को हतोत्साहित करना, यह सरकार का मोटो है। लेकिन मुझे लगता है नहीं कि इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब पान गुटखा 1-2 रुपए का आता था तब भी लोग खाते थे, आज शायद 5-10 रुपए का आता है तो भी लोग खाते हैं। कमला पसंद और न जाने कौन कौन सा जो एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, अब कितने का आता है एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जितने का भी आता है लोग खाते हैं अपने आप पे, है ना। क्या कीजिएगा, नहीं खाना चाहिए। कृषि संबंधी कुछ तथ्य हैं, ठीक है, जो कि पीसीएस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 2018 से 21-22 के बीच की बात करें तो 1 लाख लगभग 12 ये जो एक आंकड़ा आपको दिया गया है, ठीक है, ये आंकड़ा कहता है कि इतने एकड़ भूमि जो है तंबाकू खेती से हटा करके अन्य फसलों की ओर स्थानांतरित की गई, ठीक है, यानी कि 1,12,000 एकड़ भूमि, ठीक है। उद्देश्य क्या रहा? किसानों को कम हानिकारक विकल्प उपलब्ध कराना अपने आप पे। भाई आप खेती ऐसी मत कीजिए। सरकार का स्वास्थ्य बजट बढ़ा है अपने आप पे। 2014-15 की बात करें तो 1.13% जीडीपी का था। 21-22 की बात करें तो 1.84% जीडीपी का था। और तंबाकू नियंत्रण की बात करें तो यह दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रमुख क्षेत्र है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत तंबाकू नियंत्रण सरकार की प्राथमिकताओं में से क्या है, एक है, और इस पर नियंत्रण करना ही आवश्यक हो जाता है। चलिए अब आप बताइए, जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, अब बताइए शराब पीना अपने आप में कितना बड़ा हानिकारक है,
न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं सिर्फ ड्रिंक करने के, शराब पीने से। अगर आप लोग आदी हैं, कोई कहे दोस्त आपसे एक पैक मार के गए, थोड़ा सा प्लीज पी लो यार, जब 4 दोस्त बैठते हैं तो यही डिस्कस होता है यार, थोड़ा सा एक पैक, अरे अरे आज पी लो बस, आज यार दोस्त मेरा बर्थडे यार, अरे आज तो पक्का चले यार, भाई तो पक्का नहीं पिएगा क्या? तो ये जो इमोशनल जो अटैचमेंट आपका हो जाता है फ्रेंड से, और फिर एक शक आप शेड का मार लेते हैं या फिर एक पैक मार लेते हैं, ये क्या होता है? अपने आप पे हानिकारक हो जाता है, राइट? ध्यान रखिएगा। चलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद से, तंबाकू उत्पाद से, निर्यात शुल्क से, वस्त्र उद्योग से। किससे हानिकारक है, किससे रिलेटेड है ये अपने आप पे? तो सिंपल सी बात है, ये तंबाकू उत्पाद से। ड्रिंक तो बिल्कुल मत कीजिएगा, कतई मत कीजिएगा। ड्रिंक अपने आप में जो है बहुत हानिकारक है। न जाने कितने परिवार, न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितने जो है प्यार मोहब्बत के रिश्ते, सब के सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए ड्रिंक करना तो अपने आप पे बहुत ज्यादा हानिकारक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान अभी हाल ही में चलाया गया है, जो महिला विकास मंत्रालय है अपने आप में, यानी कि बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य से आयोजित इस कार्यक्रम में इसके लिए राष्ट्रीय संकल्प और देश भर में प्रेरक कहानियों पर केंद्रित फिल्में भी दिखाई जाती हैं। बाल विवाह बहुत हानिकारक है, खासकर महिलाओं के लिए। जिस उम्र में महिलाओं को, बच्चियों को खेलना, पढ़ना और घूमना चाहिए, उस उम्र में उनकी शादी करके जो है उनको बेबी आदि हो जाता है, वो अपने आप में क्या है, बड़ी चिंताजनक बात होती है। कई बार ऐसे बच्चों की मौत भी हो जाती है कि जिस उम्र में उनको खेलना चाहिए उसमें अगर बेबी हो जाए तो सिंपल सी बात है, चिंताजनक बात है अपने आप में। और आज के समय में जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम हैं, तो ऐसे समय में तो निश्चित तौर पर हमें दुनिया के साथ चलकर मिलकर के चलना चाहिए, बजाय इसके तुरंत शादी करके चीजें ऐसे कर ले, हम लोग फैमिली प्लानिंग कर ले, ये गलत बात है अपने। इसलिए बाल विवाह अपने आप में एक बड़ी सामाजिक कुरीति है और इस पर जो है कुठाराघात करना क्या है, बड़ा आवश्यक हो जाता है। इस अभियान के माध्यम से महिला बाल विकास मंत्रालय देश भर के नागरिकों, संस्थानों और सामुदायिक नेताओं से इस आंदोलन में शामिल होने और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण के लिए आह्वान करेगा। इस राष्ट्रीय अभियान को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शिक्षा मंत्रालयों के साथ समन्वय में लागू किया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पिछले 27 नवंबर को शुरू किया गया था, जिसने 27 नवंबर 1 वर्ष पूरा कर लिया, यानी कि 27 नवंबर 2024 से लेकर के 27 नवंबर 2025 तक 1 साल पूरे कर लिए। और इसी 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही दरअसल 100 दिन का बाल विवाह मुक्त अभियान अभी चलाया जा रहा है अन्नपूर्णा जी के द्वारा, ठीक है? याद रहेगा पॉइंट। चलिए, आप बताइए, आप लोग प्रश्न। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास प्रश्न आया था कि सर वो कथन करण वाला सर प्रश्न आप नहीं करा रहे हैं, अभी कराऊंगा, उसको भी कराऊंगा। अभी कुछ प्रश्न ऐसे देख लो, फिर मैं आज एक प्रश्न मैंने कथन कांड का डाला है, अगली बार से आपको कथन कांड के 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? किसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है? सिंपल सी बात बताइए मुझे। चलिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये इन दोनों में कंफ्यूज आप हो सकते हैं। क्या होगा, बी या ए? एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, बी या ए? बी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान में पायलट की जान बचाने वाली निकासी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है अपने आप पे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है अपने आप पे। कई बार जो लड़ाकू विमान आदि होते हैं उसमें जो पायलट होते हैं वो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन अभी एक ऐसी प्रणाली जो है विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तेज गति से उड़ते लड़ाकू विमान में पायलट की जान बचाने वाली निकासी प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया है। इस कठिन, ये देखिए, ये इमेज में लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, इस तरीके से। जिनके पास उन्नत, इस कठिन परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत स्वदेशी निकासी प्रणाली की क्षमता है अपने आप पे। बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की स्वदेशी तकनीकी है, और अब भारत दरअसल इस देशों में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। यह परीक्षण दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज केंद्र में किया गया। तो ये किनके द्वारा किया गया, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछता है कि ये अनुसंधान या ये परीक्षण किनके द्वारा किया गया। अब आप बताइए प्रश्न इस पर। आज ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न मैंने नहीं डाले हैं, छोटे छोटे डाले हैं। डीआरडीओ द्वारा किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है, बताइए। इसमें हो जाएगा उत्तर आपका कौन सा, पढ़ लिया, बी इज द राइट आंसर। ठीक, देखते हैं। खुदीराम बोस जी की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है, और
बहुत कम उम्र में 18 साल की उम्र में फांसी की सजा पाने वाले एक ऐसे महान क्रांतिकारी के रूप में हम जानते हैं खुदीराम बोस को। ठीक है, तो खुदीराम बोस जिनका जन्म होता है 1889 में और इनके ये 1908 में जो है इनकी मौत हो जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जयंती हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाई जाती है। कुछ कुछ राज्यों में इसे 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिसंबर स्वीकार्य है। खुदीराम का बोस का जन्म ये देखिए 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जिस वंदे मातरम से देश को आजादी मिले, जिस वंदे मातरम से जो है क्रांतिकारियों में और आम नागरिकों में एक उल्लास और एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता था, उसी वंदे मातरम को राष्ट्रीय जो है क्या गान नहीं बनाया गया। जानते हैं आप लोग, देखिएगा, पढ़िएगा हिस्ट्री के बारे में कि राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक है। ठीक है, ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने एक दिन कहा था आपसे कि इसको हिस्ट्री पढ़िएगा। आप यूथ हैं, अपने रियल हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि आपके साथ कैसे कैसे साजिशों के तहत किसको किसको क्या क्या चीजों में डाल दिया गया हमारे साथ में। वंदे मातरम में और राष्ट्रीय गान जो भी हमारा वर्तमान में चल रहा है जनगण मन अधिनायक, ये किस लिए और किसके लिए गाया गया था, इसको सर्च कीजिएगा ताकि रियल हिस्ट्री से आप अपने परिचित रहें। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए। हालांकि वंदे मातरम का विरोध हो रहा है आजकल, है ना, क्या कीजिएगा। उन्होंने मुजफ्फरपुर की जज किंग्सफोर्ड बम घटना में प्रमुख भूमिका निभाई थी 1908 में, आप जानते होंगे। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वे भारत के सबसे युवा शहीदों में से एक थे। उन्होंने फांसी पर जाते समय भी कहा था वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा था क्या हे राम, वैसे इन्होंने कहा था वंदे मातरम। ठीक है, ये पूछता कई बार आपके एग्जाम में। 2024-25 में उनकी जयंती पर भारत सरकार और कई राज्यों में शहीद दिवस कार्यक्रम, रन फॉर यूनिटी, युवा जागरूकता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में उनके जीवन पर आधारित डिजिटल आर्काइव और वर्चुअल म्यूजियम विकसित करने की घोषणा भी की थी। ठीक है, चलिए। उनका नाम आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, और मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नेशनल यूथ आइकॉन सीरीज में भी याद किया गया। चलिए, अब आप बताइए खुदीराम बोस जी का जो है खुदीराम बोस जी जो हैं उनका संबंध किससे है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन, काकोरी कांड, अलीपुर बम कांड या फिर मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड बम हमला, अभी हमने जस्ट बताया आपको। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्रांतिकारी हैं ना, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। हालांकि बड़ी विडंबना रही कि हमारे कुछ कुछ किताबों में एक बड़े अच्छे राइटर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको भगत सिंह जैसे जो लोग थे उनको क्रांतिकारी आतंकवादी की संज्ञा दी गई। आप देश की विडंबना को देखिए जरा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा उसको, हालांकि आप हटा दिया गया है। क्रांतिकारी आतंकवादी कोई कैसे हो सकता है? क्रांतिकारी आतंकवादी क्या भगत सिंह आतंकवादी आपको नजर आते हैं या जो हमारे क्रांतिकारी थे? नहीं, लेकिन वही है ना कि देश में ऐसे से महानुभाव लोग उत्पन्न हो गए हैं। दिक्कत क्या है कि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बेसिकली मैक्स मूलर की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, कि भारत देश में भारत के किसी नागरिक के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री को ना पढ़ा करके विदेशी जो एक इतिहासकार था मैक्स मूलर, उसने जो इतिहास लिखा वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था। अब तो काफी कुछ चेंज किया जा रहा है, किया गया भी है, लेकिन फिर भी जब जो देश अपने ही इतिहास को सही रूप में नहीं जानता है, जो हमारे दिमाग में घर कर गया है, तो फिर अपने देश और संस्कृति के बारे में हम कैसे गुमान करेंगे, कैसे प्राउड फील करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम इतिहास ही अपना गलत पढ़ रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। लेकिन वही ना कि आप लोग क्या करते हैं, खाली एग्जाम दे दे, है ना, पास हो जाए, अच्छी शादी मिल जाए, लड़कियां मिल जाए बढ़िया सी अच्छी सुंदर सी, नौकरी जाओ, सुबह शाम घर आओ, सो जाओ, बस। यह जीवन नहीं है, इसको पशुता कहते हैं। ठीक है, देश के लिए जीना सके, कहते हैं कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ऐसा जीवन जीना आप लोग। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सोच रहे होंगे हृदय सर बहुत ज्ञान देते हैं, नहीं क्या करें, आदत में शुमार है मेरे मैं चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान तो बने मतलब सफल तो बने लेकिन एक अच्छे और बहुत बेहतर इंसान बने, है ना, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेवा करनी भी चाहिए नेताओं को, और सेवा तीर्थ करना अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल करके सेवा तीर्थ कर दिया है। सेवा की भावना होनी चाहिए, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी अभी हाल ही में दी है। ठीक, आइए, उन्होंने इसे एक विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जिसमें सेवा और सुशासन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। क्या? सेवा और सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस और सर्विसेज, यानी कि देना
ये क्या है, सरकार की प्राथमिकताओं में से शामिल है, इसीलिए सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सेवा की जाएगी, शासन नहीं ना कि नहीं नहीं भैया आप तो जो हम कहेंगे वही नहीं, सेवा क्या है, सेवा का भाव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी होना चाहिए और सेवा का भाव जो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके भीतर भी यही होना चाहिए। इसके साथ ही एक पॉइंट आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल एलजी सचिवालय ने राजभवन का नाम बदल करके लोक भवन करने की घोषणा कर दी है। राजभवन केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का क्या है, आधिकारिक निवास और कार्यालय भी है। तो राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है। तो यह भी अपने आप पे क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नया नाम क्या रखा गया है, सेवा भवन जन सेवा केंद्र। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेवा तीर्थ और लोक सेवा सदन क्या हो जाएगा, अभी हमने जस्ट आपको बताया क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा सेवा तीर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में एक भव्य मंदिर संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है और यह अभी चर्चा में रहा है। ठीक है, यह संग्रहालय दरअसल टाटा सन्स द्वारा अपने सीएसआर फंड लगभग 650 करोड़ रुपए की अनुमानित से बजट से बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए 90 साल के लीज पर ₹1 के वार्षिक टोकन किराए पर जमीन देने की अनुमति दे दी है अपने आप पे। ठीक है, तो इस संग्रहालय से हमें अपने संस्कृति और परंपराओं और बाकी चीजों को जानने का मौका मिलेगा, यह अच्छी पहल है अपने आप पे। रामायण विश्वविद्यालय भी बनाया गया है ना, आप जानते होंगे अयोध्या में। यह संग्रहालय भारतीय मंदिर वास्तुकला की नागर, द्राविड़ और बेसर शैलियों के इतिहास और विज्ञान को प्रसिद्ध करेगा अपने आप, जो कि अच्छी बात है अपने आप पे, हमें सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी इस संग्रहालय के माध्यम से। चलिए अब आप बताइए प्रश्न, अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर संग्रहालय, ठीक है, टेंपल म्यूजियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, यह संग्रहालय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, इसका निर्माण टाटा सन्स द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर फंड से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस परियोजना के लिए 90 साल के लिए इस पर जमीन दे दी है। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा कथन इसमें से सही है। अब बताओ, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, क्या होगा इसका उत्तर बॉस, बताइए मुझे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये गलत है आपका, ये संस्कृति मंत्रालय नहीं करेगा भाई, है ना। 2 सही है और 3 सही है, कि ऑप्शन नंबर 2 3 कहां पर है, तो इसी नंबर पे है, कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ भी चर्चाओं में रहा है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अभी हाल ही में जो है जीडीपी को लेकर के कुछ आंकड़े व्यक्त किए गए हैं, जो कि कहता है 8.2 है। प्रारंभिक अनुमान जो हाल ही में एनएसओ के द्वारा जो है जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिस है, इसके द्वारा दरअसल ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। और ये आंकड़ा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जीडीपी जो अनुमानित की जाती है, उस पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनता है। ध्यान रखिएगा, यह वृद्धि दर विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन के कारण अपेक्षाओं से अधिक रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और तेज रिकवरी का क्या करती है, संकेत देती है। तो ये एक अच्छी बात है कि इतनी अच्छी जीडीपी की बात कही गई है। चलिए अब बताइए प्रश्न इस पर आप लोग। प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, 6.5, 7.2, 8.2 या फिर 9.1। देखो क्या बताया हमने, ये देखो 8 पॉइंट कितना है, 2 है। तो बस 8.2 कहां पे है, सिंपल सी बात है, सी वाले में है कि सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। ठीक है, आइए अब बताइए आप लोग आज का अभ्यास प्रश्न कि किस राज्य के शासित प्रदेश ने सबसे पहले राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया, किसने किया, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर असम। अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आपके लिए आज का एक अभ्यास प्रश्न है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लिखिएगा और इसको आप 125 वर्ड्स में लिख करके आप चाहे तो हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ रही हो तो भी आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, बताओ आप लोग कि क्या आप लोग पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। अगर हां आपका जवाब है तो डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स है, इसमें इंटीग्रेटेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको प्री प्लस मेंस के, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे प्री के, मेंस के, टेस्ट सीरीज आपकी प्री प्लस मेंस की, आंसर प्रैक्टिस आपकी, क्विज आपका।
ठीक है। मेंटरशिप सीसेट आपका 18 महीने की बैटरी इसकी आपकी रहेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको। सीसेट का पूरा कोर्स मिलेगा आपको, हिंदी मिलेगी, यानी कि ऑल इन वन कोर्स है अपने आप में, यानी कि बहुत नॉर्मल से फीस पर, जिस पर अभी ऑफर भी चल रहा है और ये 8 दिसंबर तक ऑफर है। आप चाहें तो 8 दिसंबर तक आप क्वेरी कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा कोर्स है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा। 0 से पढ़ाया जाएगा और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो डेफिनेटली एक बड़े लेवल का आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप पीसेस लिख करके आप दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये ऑफर मैंने आपको बता दिया, कल मिलते हैं बाकी हम लोग, और अपनी पढ़ाई को करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठंडक का समय है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।